नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण 1 मार्च से आरंभ होगा। देश में सर्वाधिक 33 लाख टन से अधिक अनाज उत्पादन का अनुमान। केंद्र ने प्राइवेट बैंकों से सरकारी लेन देन पर लगी रोक हटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की। अधिकारियों से सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों की 3 दिवसीय शेरपा बैठक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATF निगरानी सूची में पाकिस्तान की स्थिति को लेकर आज फैसला करेगा। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेने का फैसला किया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग आम जनता के लिए रविवार से खोला जाएगा। और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड के साथ 99 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर कोयम्बटूर भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थानीय छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। श्री मोदी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में निवेली ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये लिग्नाइट आधारित ताप बिजली संयंत्र है। इस संयंत्र को 100% राख के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इससे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी को लाभ होगा। इसमें तमिलनाडु की हिस्सेदारी सर्वाधिक 65% होगी। प्रधानमंत्री बंदरगाह पर 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पर आधारित ग्रिड का शिलान्यास करेंगे। इस ग्रिड से बंदरगाह संचालन में कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिलेगी। जीवन यापन को आसान बनाने के लक्ष्य के साथ श्री मोदी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित घरों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तंजावुर, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली और तुतुकुड़ी सहित 9 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। पुदुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45A को 4 लेन में निर्मित किए जाने की आधारशिला रखेंगे। वे कराईकल जिले में मेडिकल कॉलेज भवन के नए परिसर के पहले चरण की आधारशिला रखेंगे। वे पुदुचेरी में इंदिरा गांधी खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लॉसपेट में गर्ल्स हॉस्टल और हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। पुदुचेरी के इतिहास में मील का पत्थर मैरी बिल्डिंग को फ्रांस के वास्तुकारों ने बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं है और वो सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों के निजीकरण को वचनबद्ध है जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के सरकार के कदम की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इनमें से अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बने कई उपक्रमों को जनता की मदद की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार कर रही है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धन का जनता के कल्याण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों के मौद्रीकरण और विनिवेश से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह बनाया गया है। प्रोसेस को तेज करने के लिए हमने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया है जो इन्वेस्टर सिस्टम से जुड़े इश्यूज को तेजी से दूर करता है। इसी तरह अनेक सुझावों के आधार पर हमने बड़े इन्वेस्टर्स को कदम कदम पर मदद करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सिस्टम भी बनाया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट वन टैक्स सिस्टम से युक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जनता, खासतौर पर नौजवानों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक की कार्यसूची में 10 बातें शामिल थी जो परियोजना, शिकायत और कार्यक्रमों से संबंधित थीं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ परियोजनाओं में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को सभी मुद्दों को समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में सुलझाने का निर्देश दिया। सरकार 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन देना शुरू करेगी। इस चरण में 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों को भी कोविड टीके लगाए जाएंगे जो 1 से अधिक रोगों से पीड़ित हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन समूहों को 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे, जबकि 20,000 प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीन की लागत लाभार्थियों को वहन करनी होगी। 45 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, माने भाई डायबिटीज है, हार्ट है, उसकी जो लिस्ट होगी वो आएगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग देगा, तो वो 45 के ऊपर। लेकिन 60 के ऊपर कोई भी जिसको कोई बीमारी नहीं वो भी जाके वैक्सीन ले सकता है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश भी की है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक पार्टी से बाहर आए तो वहां के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239 रेड विद सेक्शन 51 ऑफ यूटी एक्ट उन्होंने असेंबली के सस्पेंशन का सिफारिश की। इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहां की असेंबली डिसॉल्व होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी और सर्वर्स के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम पर 4 वर्षों में करीब 73 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आईटी हार्डवेयर का देश में जो वैल्यू एडिशन है वो 5 to 10% है। ये आने वाले 5 वर्षों में बढ़कर 20 से 25% हो जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी मिलेगी। लगभग 1,80,000 यानी 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और ये हार्डवेयर का प्रोडक्शन 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1,23,66,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें 65,24,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक और 14,81,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है। अब तक 43,60,153 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी गई। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के 40वें दिन कल तक 2,01,035 कोविड टीके लगाए गए।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। अब तक 1,07,26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 200 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में मरीजों की कुल संख्या 6,38,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 6,26,331 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 1,337 है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आफत बन सकती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हो, इसके लिए प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। बालाघाट, सिवनी, बैतूल और अन्य सीमावर्ती जिलों से मजदूर रोज महाराष्ट्र कार्य के लिए जाते हैं। मनरेगा में इन्हें गांव में कार्य दिलाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। पचमढ़ी, बैतूल, छिंदवाड़ा और अन्य सीमावर्ती जिलों में लगने वाले शिवरात्रि मेले स्थगित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग प्रदेश की सीमा पर अनिवार्य रूप से की जाएगी। कोविड नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण 1 मार्च से आरंभ होगा। देश में सर्वाधिक 3,33,00,000 टन से अधिक अनाज उत्पादन का अनुमान। केंद्र ने प्राइवेट बैंकों से सरकारी लेन देन पर लगी रोक हटाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की। अधिकारियों से सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों की 3 दिवसीय शेरपा बैठक शुरू। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्य दल FATF निगरानी सूची में पाकिस्तान की स्थिति को लेकर फैसला आज होगा। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेने का फैसला किया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग आम जनता के लिए रविवार से खोला जाएगा और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड के साथ 99 रन से आगे खेलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में 3,33,40,000 टन रिकॉर्ड अनाज उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि ये पिछले वर्ष की तुलना में 58,40,000 टन अधिक है। पिछले वर्ष के दौरान 29,75,00,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। एक रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि यह किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों के शोध, किसान हित से जुड़ी योजनाओं का परिणाम है। मंत्रालय ने कहा है कि चौतरफा कृषि सुधारों से यह पिछले 5 वर्षों के 11,24,40,000 टन के औसत उत्पादन की तुलना में 78,08,000 टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान 10,92,40,000 टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान जारी किया गया है और यह पिछले 5 वर्षों के 10,04,02,000 टन के उत्पादन की तुलना में 88,01,000 टन अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2020-21 के दौरान 2,44,02,000 टन दालों के उत्पादन का अनुमान है। यह उत्पादन पिछले 5 वर्षों के 2,19,09,000 टन के 24,03,000 टन अधिक है। मौसम को देखते हुए वर्ष 2020-21 के कृषि वर्ष के लिए अधिकतर फसलों के सामान्य से अधिक उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। आकाशवाणी से बातचीत में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों की मेहनत की सराहना की। पिछले साल जो उत्पादन था, इस बार 6% इसमें वृद्धि हुई है और इसमें किसानों ने जो वास्तव में कोरोना के समय में भी काम किया और सरकार ने भी सही समय पर सही एडवाइजरी जारी की और जो नई नई वेराइटियां हैं, नई जो साइंटिस्टों के प्रयास से नई वेराइटियां तैयार की गई है, जिससे कि किसानों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वो एग्रीकल्चर का होगा। और आज चाहे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, उससे किसान को भी लाभ होगा, किसान की इनकम भी बढ़ेगी।
केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकार से संबंधित लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटा ली है। इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाएं शामिल हैं। पहले कुछ ही निजी बैंकों को इस तरह के लेन देन करने की अनुमति थी। सरकार के इस कदम से निजी बैंकों के ग्राहकों को सुविधा होगी, बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहक सेवा तथा दक्षता में सुधार होगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तेज किया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में रेहड़ी पटरी वालों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि रेहड़ी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऋण वितरण में उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करें। भारतीय रेल ने स्पष्ट किया है कि लोगों को अनावश्यक यात्राओं से रोकने और रेलगाड़ियों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से कम दूरी की यात्राओं के किराए में मामूली वृद्धि की गई है। ये किराए मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में अनारक्षित यात्रा के लिए तय किए गए हैं। इसमें कम दूरी का भी ध्यान रखा गया है। कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों के अचानक बढ़ने पर रेलवे ने कहा है कि किरायों में हल्की वृद्धि को जरूरी उपाय के रूप में देखा गया है। इससे रेलगाड़ियों में भीड़ पर अंकुश लगेगा और कोविड फैलने की आशंका कम होगी। भारतीय खिलौना मेले का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मेरठ से अनेक खिलौना विनिर्माता इस मेले में अपने सुंदर और स्मार्ट तथा बच्चों के लिए सुरक्षित खिलौनों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अपने खेल से जुड़े साजो सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर मेरठ शहर अब वर्चुअल खिलौना मेले के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ की स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में खूबसूरत लकड़ी के और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाए जाते हैं जो काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे ही एक खिलौना निर्माता कंपनी के मालिक राजेश गुजराल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि टॉय फेयर जैसे आयोजनों से इस इंडस्ट्री के मजदूरों को भी काफी फायदा मिलने वाला है। मेरा नाम राजेश गुजराल, आई एम ए पार्टनर ऑफ गुजराल इंडस्ट्रीज। जो टॉय फेयर लगने जा रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे लगे कि इंडिया के अंदर भी इतनी आइटम बन सकती हैं। ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ये स्केचिंग पैड है, ये बच्चों के लिए रिंग्स हैं, ये सब लेट फ्री हैं। इसमें किसी खाने मुंह में डाल भी देंगे बच्चे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इसका। मेरठ के ही एक अन्य खिलौना निर्माता मानस रस्तोगी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ऐसे आयोजन लोकल फॉर वोकल की भावना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा नाम मानस रस्तोगी है। मेरी कंपनी का नाम गर्ग स्पोर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग कुछ सालों से हम लोग अपने स्पोर्ट्स और टॉयज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जो ये नया वर्चुअल फेयर कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सपोर्ट मिल रही है हम लोगों को। जिस तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने टीम्स बना रखी हैं जिससे कि हम लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट हों और उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग कर रहे हैं। सो हम लोग के जो मैन्युफैक्चरिंग है हम लोग छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स में जैसे मेजरली नर्सरी से लेके 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड तक के जितने भी टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग सारे वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि मोटर स्किल एक्टिविटीज भी डेवलप करते हैं। मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक लद्दाख के लेह को राष्ट्रीय तीर्थाटन संरक्षण और आध्यात्म अभिवृद्धि अभियान यानी प्रसाद योजना के लिए चुना गया है। इसके अंतर्गत लेह में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के सलाहकारों के एक दल ने कल लेह का दौरा किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लद्दाख में लेह शहर को तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन ड्राइव प्रसाद योजना के राष्ट्रीय मिशन के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रसाद का उद्देश्य पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध, प्राथमिकताबद्ध और टिकाऊ तरीके से एकीकृत विकास करना है। यूटी टूरिज्म के सेक्रेटरी कमिश्नर रिग्जिन संपेल ने कहा कि प्रसाद योजना के तहत मेन बाजार में प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म के चौकंग विहार पर लगभग 35
करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। लगभग 60 करोड़ पूरे लेह सिटी डेवलपमेंट के लिए आया है। जो कंसल्टेंट्स आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से, वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो स्टेट को सबमिट करेंगे। उसकी बेसिस पे हम लोग अपना डीपीआर मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ले सीईसी ताशी ग्याल्सन ने कहा कि पर्यटन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेह विकास के लंबे समय से लंबित मांग अब भौतिक हो रही है। फाइनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ये एक प्रसाद स्कीम्स के अंदर हमें ये अप्रूव होके आया है। तो इसमें तकरीबन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 100 करोड़ के आसपास हमें अप्रूव हुआ है, जिसमें तकरीबन 35 to 38 करोड़ जोखंग विहारा के ब्यूटिफिकेशन बोलो या रेनोवेशन के लिए है। बाकी लेह टाउन हेरिटेज सिटी बनाने के लिए खर्चा किया जाएगा। जल्द ही लेह पहाड़ी परिषद के परामर्श से यूटी प्रशासन ने पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं और अनुभव के लिए प्रसाद योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को आम वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस वर्ष जोजिला दर्रे पर भारी हिमपात के बावजूद राजमार्ग रिकॉर्ड 2 महीनों के लिए यातायात के लिए खुला रहेगा। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। कश्मीर के क्षेत्रीय आयुक्त पीके पोले ने श्रीनगर सोनमार्ग गुमरी सड़क की स्थिति की समीक्षा के बाद राजमार्ग को खोलने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा न लेने का फैसला किया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के आकलन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तीसरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। विद्यार्थियों का आकलन वर्कशीट और गृह कार्य के आधार पर किया जाएगा। नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों का आकलन शीतकालीन अवकाश के दौरान किए गए गृह कार्य के आधार पर किया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की 3 दिवसीय शेरपा बैठक शुरू हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि सीपीवी और ओआईए के सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की और ब्रिक्स 2021 के लिए विषयों और प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत अगले 2 दिनों तक अन्य भागीदार देशों के साथ अर्थपूर्ण चर्चा जारी रखने के लिए तत्पर है। 19 फरवरी को विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सुषमा स्वराज भवन में ब्रिक्स सचिवालय में भारत की ब्रिक्स 2021 वेबसाइट शुरू की। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन भारत अपनी पारी 3 विकेट पर 99 रन से आगे शुरू करेगा। रोहित शर्मा 54 और अजिंक्य रहाणे 1 रन बनाकर मैदान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATF आज ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने के कारगर उपाय किए हैं या नहीं। FATF पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखने के मुद्दे पर भी फैसला करेगा। खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान को इस सूची से राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि कई यूरोपीय देशों का ये मानना है कि उसने निगरानी संगठन द्वारा तय की गई कार्य योजना के सभी बिंदुओं को पूरी तरह लागू नहीं किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी विमलेंदु, 1 मार्च से बुजुर्गों का टीकाकरण अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 से 60 साल के लोगों को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट केंद्रों पर चलेगा टीकाकरण का अभियान। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त और प्राइवेट में देने होंगे पैसे। कोविन प्लेटफॉर्म पर करना होगा पंजीकरण। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सुर्खी दी है, केंद्र निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध, व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। रणनीतिक क्षेत्र के कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के निजीकरण से 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी दी है, आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न अंग बन रहे हैं किसान। सरकार ने किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की दी जानकारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान पेशकश पर विचार करें तो सरकार वार्ता के लिए तैयार। दैनिक भास्कर की खबर है, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट किए जाने को लेकर आढ़तियों में विरोध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण 1 मार्च से आरंभ होगा। देश में सर्वाधिक 3 करोड़ 33 लाख टन से अधिक अनाज उत्पादन का अनुमान। केंद्र ने प्राइवेट बैंकों से सरकारी लेन देन पर लगी रोक हटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की। अधिकारियों से सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों की 3 दिवसीय शेरपा बैठक शुरू। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATF निगरानी सूची में पाकिस्तान की स्थिति को लेकर आज फैसला करेगा। और दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेने का फैसला किया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग आम जनता के लिए रविवार से खोला जाएगा। और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड के साथ 99 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।